जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे हम समसामयिकी करंट अफेयर्स के अंतर्गत। हम लोग पढ़ेंगे सितंबर माह की क्रॉनिकल को, और उसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है राष्ट्रीय सेगमेंट, और उसी में बात करेंगे हम लोग स्टैचू ऑफ पीस की। आपको बता दें एक मिनट उससे पहले, ये जो भी राष्ट्रीय सेगमेंट है यहाँ से कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ प्रश्न ना आए, चाहे यूपी पीसीएस हो या किसी अन्य स्टेट का पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो या किसी भी स्टेट उत्तर प्रदेश या किसी अन्य स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में राष्ट्रीय सेगमेंट से क्वेश्चन आते रहते हैं। बात करेंगे पहला पॉइंट जो है स्टैचू ऑफ पीस के बारे में। तो गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। कहाँ पे किया है स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण? तो यह किया है श्रीनगर में। स्टैचू ऑफ पीस किसकी प्रतिमा को बोलते हैं? स्वामी रामानुजाचार्य की। अगर हम बात करें रामानुजाचार्य के बारे में, तो रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया। किस आंदोलन को? भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया, और उनके उपदेशों ने अन्य विचारधाराओं को प्रेरित किया। इनका दर्शन जो था वो विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है। इनका जो दर्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता रहता है हिस्ट्री के अंतर्गत। तो इनके जो दर्शन का नाम है वो विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है। किसका? रामानुजाचार्य का। और भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो यहाँ से सिर्फ दो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और रामानुजाचार्य के बारे में क्वेश्चन आता रहता है। ये भक्ति आंदोलन के संत थे, और इनका जो दर्शन था सबसे महत्वपूर्ण है जो इनका दर्शन वह है विशिष्टाद्वैतवाद। क्योंकि रामानुजाचार्य बहुत इस तरह याद करेंगे कि रामानुजाचार्य बहुत विशिष्ट थे, और दर्शन क्या हो जाएगा? विशिष्टाद्वैतवाद। बात करेंगे अखिल भारतीय शिक्षा समागम, अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आने का पूरी संभावना है। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, कहाँ पे? वाराणसी में। इनका लोकसभा संसदीय क्षेत्र भी है प्रधानमंत्री जी का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे हुआ है यह उद्घाटन? हुआ है वाराणसी में। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन 7 से 9 जुलाई 2022 के मध्य शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया वीक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन किया। कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने एक सेवा खोज मंच माई स्कीम का भी शुभारंभ किया, जो सरकारी योजनाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। तो याद रखेंगे माई स्कीम क्या है? यह एक मंच है जो सरकारी योजनाओं तक लोगों को पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। बात करेंगे भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के बारे में, अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन इस साल जो भी एग्जाम होंगे लगभग सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो 21 जुलाई 2022 को घोषित राष्ट्रपति चुनाव परिणाम में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। ठीक ना? ये सब क्या और प्राप्त की सब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना ने 25 जुलाई 2022 को संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। तो अब तो न्यायमूर्ति NV रमन्ना मुख्य न्यायाधीश नहीं रह गए हैं, ये भी याद रख लेंगे जब हम लोग आज इस बात को पढ़ रहे हैं। तो आज के समय जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह है यू ललित, उदय उमेश ललित, ये हैं मुख्य न्यायाधीश इस समय CJI। इस प्रकार जो इनका नंबर है ये सबसे पहले महत्वपूर्ण है। तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक ना? और अगर हम बात करें राष्ट्रपति के पद के बारे में, तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के नाम मात्र प्रमुख होने की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। लेकिन ब्रिटेन के संविधान और भारत के संविधान में क्या अंतर है? ब्रिटेन का जो प्रमुख होता है उसका पद वंशानुगत होता है, जबकि भारत का जो राष्ट्रपति होता है
उसका निर्वाचित मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसी अंतर के कारण भारत को प्रजातांत्रिक गणतंत्र कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, कोई पूछ ले प्रजातांत्रिक गणतंत्र भारत को क्यों कहा जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस गणतंत्र का जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव होता है, वह वंशानुगत नहीं होता। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 53। और इसी में एक और पॉइंट मेंशन है कि जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 53 में ही है। ये भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 60 या 60 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया। वैसे तो बहुत सी जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, अधिकतर लोगों की शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में है, लेकिन जो राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है वो आर्टिकल 60 में भी है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। 2017 के क्वेश्चन में आ चुका था ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट में, तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि अनुसूची के साथ साथ अनुच्छेद 60 में भी राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, उसके द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। किसे होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और इसके अलावा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो याद रखेंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण, कौन कौन वोट दे सकते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वही वोट दे सकते हैं। विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते, ये भी याद रखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के मत का मूल्य एक होता है, जबकि विधानसभा के सदस्यों का अलग अलग होता है या राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा का सदस्यों का मत सबसे अधिक है और सिक्किम का सबसे कम है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में, ये भारत की पहली जनजातीय व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बनी। पहला पॉइंट महत्वपूर्ण है। इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में। द्रौपदी मुर्मू 64 वर्षीय हैं और देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होने के साथ साथ भारत की पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ। देखिए कितने महत्वपूर्ण फैक्ट आए हुए इसमें। तो भैया 64 वर्षीय हैं, उड़ीसा के मयूरभंज से हैं, पहली आदिवासी, पहली जनजातीय महिला हैं और पहली ऐसी व्यक्ति ही हैं जो राष्ट्रपति बनी और उनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ हो। कई इसमें स्टेटमेंट बन के आ सकते हैं, याद रखेंगे। और अगर हम बात करें, वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी थी और किसी भी भारतीय राज्य में राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला आदिवासी नेता थी। राष्ट्रपति मुर्मू संथाल जनजाति समूह से संबंधित हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। खासकर जेपीएससी जैसे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, आने का तो कहीं भी यह क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको पूरा अच्छे से देख लेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का और अच्छे से डिटेलिंग पढ़ सकते हैं एम लक्ष्मीकांत से। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति पॉलिटी के चैप्टर में। बात करेंगे प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022, महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है, कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। इतना याद रखेंगे, बाकी कुछ नहीं। चकमा जनजाति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के उपायुक्त से चकमा जनजाति के कुछ ग्रामीणों के उत्पीड़न और झूठे मुकदमे का आरोप लगाने वाली एक शिकायत पर कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने को कहा। किसने? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। चकमा जनजाति भारत के पूर्वी क्षेत्रों का एक आदिवासी समूह है। यह बांग्लादेश, चीन और म्यांमार के चटगांव पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं। ये लोग मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और असम में भी रहते हैं। चकमा जनजाति के लोग मुख्य रूप से बौद्ध हैं। बिझू एक त्यौहार है, चकमा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। बिझू से हमें याद आ गया बिहू के बारे में। तो बिहू किस राज्य का त्यौहार है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। बिहू किस राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बात करेंगे पोलैंड सरकार द्वारा महाराजाओं का सम्मान किया जा रहा है। कहाँ के? जामनगर के, कोल्हापुर के। इन महाराजाओं को
अन्य महाराजाओं के साथ सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? पोलैंड के द्वारा। तो बस जरा सा याद रख ले, क्वेश्चन हो सकता है कभी आ जाए किसी एग्जाम में कि कौन से ऐसे देश ने हाल ही में पुराने राजा महाराजाओं को सम्मानित किया? तो पोलैंड ने। पोलैंड की राजधानी का, अब पोलैंड का चर्चा हुआ तो इसकी राजधानी जान लेंगे। इसकी राजधानी है वारसा। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। इसके बाद हम बात करेंगे स्वच्छ प्रमाणन प्रोटोकॉल। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2.0 के तहत पूरे शहरी भारत में खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने हेतु संशोधित स्वच्छ प्रमाणन प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया। इतना याद रखेंगे, स्वच्छ प्रमाणन प्रोटोकॉल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो भैया लॉन्च किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक है जल प्लस सिटी। वैसे तो पहली जल प्लस सिटी जो बनी थी वह थी इंदौर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली वाटर प्लस सिटी कौन है? इंदौर। इसी को लिखेंगे जल प्लस सिटी। उसके बाद हम बात करेंगे जल प्लस सिटी क्या होते हैं? पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए उपयोग किए गए पानी और मल कीचड़ दोनों के संग्रह, परिवहन, उपचार और पुनः उपयोग पर ध्यान केंद्रित जहाँ किया गया है उसको कहते हैं वाटर प्लस सिटी या जल प्लस सिटी। और इंदौर हमारे भारत की पहली जल प्लस सिटी है। बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन। स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया। खुले में शौच को समाप्त करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है। एक देशव्यापी अभियान है। कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2014। यह सब क्वेश्चन स्टैटिक जीके के अंतर्गत समय समय पर पूछे जाते रहते एग्जाम में। 150वीं वर्षगांठ थी महात्मा गांधी की जब 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत प्राप्त करना था इसका लक्ष्य। बीआरओ कैफे। तो रक्षा मंत्रालय ने 12 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के सीमा सड़क संगठन के साथ सड़कों के विभिन्न वर्गों पर 75 स्थानों पर आज़ादी के 75 जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है 75 वर्षों को लेके, उसी के परिप्रेक्ष्य में हर जगह पे आजकल जो काम कीजिए 75 उसमें ही 75 नंबर ही उसमें महत्वपूर्ण आ रहा है। तो 75 स्थानों पर सड़क किनारे सुविधाएँ बीआरओ कैफे स्थापित करने की मंजूरी प्रदान कर दिया है रक्षा मंत्रालय ने। बात करेंगे सीमा सड़क संगठन। स्टैटिक जीके जीएस के अंतर्गत महत्वपूर्ण हो सकता है, कभी कभी सन पूछ लेता है या मुख्यालय पूछ लेता है। तो सीमा सड़क संगठन का गठन देश की सीमाओं के पास स्थित उत्तर और उत्तर पूर्व के भारतीय दूर दराज के क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास के उद्देश्य से 7 मई 1960। तो बीआरओ कब बनी थी? 7 मई 1960 को बनी थी। यह मित्र देशों भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि के लिए भी सड़कों का निर्माण करता है। बीआरओ एक आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय निर्माण संगठन है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्ष 2015 से इसका प्रबंधन एवं कार्यान्वयन रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। पहले गृह मंत्रालय देखता था, लेकिन प्रारंभ में यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता था बीआरओ, क्योंकि इसका काम था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो फुल फॉर्म उसी हिसाब से रोड का काम करता था। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन में एक कार्य था, लेकिन 2015 से इसका प्रबंधन एवं कार्यान्वयन अब रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। बात करेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। स्टैटिक जीके जीएस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया। यह डेट बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आता रहता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? यह भी आता रहता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसमें अध्यक्ष के अलावा 9 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें कोई भी एक कैबिनेट मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। बात करेंगे उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक हुई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जयपुर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की जयपुर में। तो अब यहाँ से महत्वपूर्ण है स्टैटिक जीके जीएस की दृष्टि से
कि क्षेत्रीय परिषद क्या होती हैं। क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय है। संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा क्षेत्रीय परिषदों को स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय हैं। संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा क्षेत्रीय परिषदों को स्थापित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने देश को उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी क्षेत्रों में विभाजित किया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद को स्थापित किया। उपयुक्त क्षेत्रीय परिषदों के अलावा संसद ने उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद को भी स्थापित किया। तो इस समय वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? 6 हैं। क्षेत्रीय परिषदें एक सलाहकार निकाय होती हैं जो केंद्र और राज्यों के सीमा विवादों, भाषाई अल्पसंख्यकों, अंतर्राज्यीय परिवहन या राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े मामलों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक योजना के क्षेत्र में सामान्य हित के किसी भी मामले के संबंध में सिफारिशें प्रदान करती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं, याद रखेंगे। तो जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया है कहाँ पे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष समारोह में नए संसद भवन के ऊपर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। कोई ये बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है इसका वजन कितना इस समय 9500 किलोग्राम का बनाया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक ऊंचाई 6.5 मीटर है। यह भी अभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, स्टैटिक जीके जीएस से महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में सारनाथ स्थान में विद्यमान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वाराणसी शहर के सारनाथ स्थान में विद्यमान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें मूल रूप में 4 शेर हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाए गए राज्य चिन्ह में केवल 3 शेर दिखाई देते हैं, चौथा दृश्य से छिपा हुआ है। तो इसको कब अपनाया गया वह क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। तो इसको अपनाया गया है 26 जनवरी 1950 को। ये डेट बहुत पूछी जाती है एग्जाम हॉल में। उसके बाद बात करेंगे हम लोग प्रसार भारती का। स्टैटिक जीके जीएस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है यह। प्रसार भारती संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। इसमें दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो शामिल हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 15 सितंबर 1997 को लागू हुआ और 1997 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। किसकी? प्रसार भारती की। तो बस इतना याद रखेंगे कि प्रसार भारती की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी सितंबर 1997 में। उसके बाद हम बात करेंगे देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने। हमारे पीएम ने देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। देवघर कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। तो यहाँ का बाबा बैद्यनाथ धाम बहुत फेमस है। इसको सीधे हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है और 16,800 करोड़ रुपये की महाविकास परियोजना की नींव रखी गई है। तो इतना याद रखेंगे। देवघर किस स्टेट में है? झारखंड में है। बात करेंगे अगर हम लोग बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, तो झारखंड राज्य के संथाल परगना मंडल के देवघर में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर विद्यमान है, जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बात करेंगे हम लोग नामसाई घोषणा के बारे में। असम और अरुणाचल प्रदेश ने अगले 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने की दिशा में एक कदम के रूप में नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा ने इस मुद्दे पर 3 दौर की बैठकों के बाद अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में इस घोषणा पर हस्ताक्षर किया है, इसीलिए इसका नाम नामसाई घोषणा पड़ गया है। बात करेंगे भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 की। तो मेंस के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है, पीटी में कोई मतलब नहीं है। विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र को अंटार्कटिका तक विस्तारित करना और अंटार्कटिका महाद्वीप पर किए गए अपराधों के लिए जांच और परीक्षण करना इसका विशेष उद्देश्य था। उसके बाद अगर हम बात करें कोई और महत्वपूर्ण अगर पॉइंट है इसमें, अंटार्कटिका संधि के बारे में जान लेते हैं। तो 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन डीसी में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे
प्रारंभिक तौर पर इसमें 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी स्थापना के बाद 42 अन्य देश भी इसमें शामिल हो चुके हैं। वर्तमान में इस संधि में कुल 54 देश हैं। 19 अगस्त 1983 को अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किया भारत ने और 12 सितंबर 1983 को सलाहकार का दर्जा प्राप्त किया। बात करेंगे मैत्री और भारतीय अनुसंधान की, जीके जीएस के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है यह। वर्तमान में सक्रिय भारत के मैत्री अनुसंधान केंद्र को अंटार्कटिका महाद्वीप में वर्ष 1989 में स्थापित किया गया। वर्तमान में सक्रिय भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था। बात करेंगे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जीके जीएस की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है जिसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 के माध्यम से 1995 में स्थापित किया गया है। तो जीके जीएस से पूछा जा सकता है कभी कभी कि कौन संस्था, कौन प्राधिकरण कब स्थापित किया गया है, तो उसी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण स्थापित किया गया 1995 में। अगर हम कुछ और बात करें, बोनालू त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ कहाँ मनाया जाता है इतना याद रखेंगे तो भारतीय राज्य तेलंगाना के हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों में मनाया जाता है बोनालू त्यौहार। इसके बाहर इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पर्याप्त है। जितना यहाँ से पढ़ा दिया जा रहा है उससे एक्स्ट्रा इस बुक से कुछ नहीं पढ़ना है तो जो 6 मंथली फिर घटना सार आती है उसको पढ़ना है। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और थोड़ा सा सहयोग के लिए सब्सक्राइब करें। आगे बात करेंगे चौथा सिनर्जी सम्मेलन। नई दिल्ली में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। बात करेंगे अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण के बारे में। तो उच्चतम न्यायालय ने बंथिया आयोग फोकस में रखेंगे। बंथिया आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। ठीक, तो उच्चतम न्यायालय ने पहली बात बंथिया आयोग किससे संबंधित है? तो यह ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। तो 27% आरक्षण अब जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में उसके लिए ओबीसी को भी दे दिया गया है। बात करेंगे हम लोग 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो ऐसे सिर्फ क्वेश्चन आ जाता है पॉलिटी के अंतर्गत कि 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से। बात करेंगे संविधान का अनुच्छेद 338B केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCVC से परामर्श करना अनिवार्य करता है। तो अनुच्छेद 338B में क्या हुआ? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसी तरह 338 है अनुसूचित जाति आयोग, 338A है ST आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इन सबको भी याद रखेंगे। संशोधन द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस अनिवार्यता से छूट दे दी जाएगी। भारत संचार निगम लिमिटेड का पुनरुद्धार किया जा रहा है। कितना पुनरुद्धार करिए, अब ये लोग काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके लोग ही इसमें काम नहीं करना चाहते। हालांकि जो भी सरकार कर रही है ठीक कर रही है, इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। अगर हम बात करें कुछ और अगर महत्वपूर्ण देखा जाए तो भारत संचार निगम लिमिटेड कब बना? जीके जीएस के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो 15 सितंबर 2000 को भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। बात करेंगे स्तुति नारायण काकर को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? स्तुति नारायण काकर। परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022, यह विधेयक फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में संशोधन करने का प्रयास करता है।
बात करेंगे आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। या शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम का आया था 2009 के तहत एक बच्चे के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। कौन? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और एक एक्ट है पॉक्सो अधिनियम 2012। इसका पूरा नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट। तो यह लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 है, जिसे पॉक्सो भी कहा जाता है। कोई बात हो, इसको अच्छे से कर लेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में आप सभी का होगा। कोई अन्य चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम बात करें 1984 में परिवार न्यायालय अधिनियम लाया गया था। तो परिवार न्यायालय अधिनियम कब लाया गया था? वर्ष 1984 में। इस अधिनियम के जरिए पारिवारिक विवादों के त्वरित निपटान के लिए पृथक रूप से न्यायालयों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। तो स्टेटमेंट के रूप में आ जाते हैं कभी कभी कि और कौन सा अधिनियम किस ईयर में आया है, तो उसी में कोई एक मिसमैच कर देते हैं। तो इसलिए याद रखेंगे, जो आपके सामने महत्वपूर्ण अधिनियम निकलते हैं उसे याद रख लेते हैं। तो परिवार न्यायालय अधिनियम मैंने पहली बार आज देखा है, तो हम भी इसको याद कर लेंगे। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में आया था। आज संसदीय शब्दों को लेकर बहुत अभी हाल ही में चर्चा रही है संसद भवन में, लेकिन कोई इसका बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आज संसदीय शब्दों की पहली बार सूची कब जारी की गई थी? 1954 में। हो सकता है कभी ये क्वेश्चन पूछ ले, पहली बार सूची कब जारी की गई? वैसे तो बहुत बार जारी की गई, 86 में, 92 में, 99, 2004, 2009, 10 के बाद इसे हर साल जारी किया जा रहा है। लेकिन आज संसदीय शब्दों की सूची पहली बार कब जारी किया गया, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 1954 में। संविधान में कुछ नियम है, जैसे संविधान के अनुच्छेद 105(2) में कहा गया है कि संसद में कही गई किसी बात के लिए कोई सांसद किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यानी सदन में कही गई किसी भी बात को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 105 कहता है। वन लाइनर समसामयिकी देख लेते हैं लास्ट में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो उद्घाटन किया गया, आयोजित किया गया। याद रखेंगे कहाँ पे हुआ? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। खारची पूजा महत्वपूर्ण है, कहाँ से संबंधित है? त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। बात करेंगे केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हरियाणा के पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में निफ्ट। तो निफ्ट का उद्घाटन किया है कहाँ पे? हरियाणा के पंचकुला में। बात करेंगे अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 की दुनिया की सबसे महान जगहों की सूची में एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों में सूचीबद्ध किया गया। किसको? अहमदाबाद शहर और केरल को। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 की दुनिया की सबसे महान जगहों की सूची में एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों को सूचीबद्ध किया गया है। बात करेंगे 23 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन किया। तो EFIR प्रणाली का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में। बात करेंगे उपभोक्ता मामलों के विभाग, 15 जुलाई की घटना है। विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए एक शुभंकर जागृति को लॉन्च किया है। तो जागृति का संबंध किससे है? उपभोक्ता मामलों और राज्य उपभोक्ता मामलों के विभाग से संबंधित है। और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर भी लॉन्च किया गया, जिसका नाम है जागृति, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा ये सब किया गया है। इसी के साथ जो सितंबर माह का राष्ट्रीय सेगमेंट था वह यहीं पे ख़त्म होता है। और फिर एक बार कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पे पहली बार है, वीडियो अगर पूरा देखे हैं, पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।